पाठ है 10 है नेताजी का चश्मा। इनके लेखक थे स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर में हुआ था। इन्हें इंजीनियर की परीक्षा की हुई थी। अधिकांश समय इन्होंने राजस्थान में बिताया था। अब देखेंगे पाठ का सार। तो लेखक क्या कहता है कि हालदार साहब एक कंपनी में काम करते थे। हालदार यानी हवलदार। हवलदार साहब कंपनी में काम करते थे। हर 15वें दिन उस कस्बे में वे जाया करते थे। तो कस्बा छोटा सा ही था। पहले कच्चे मकान बहुत कम थे। वहां एक छोटा सा बाजार भी था। कस्बे में एक नगर पालिका थी। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर, नगर पालिका ने जो नगर पालिका हर काम करवाती है वह नगर पालिका, तो मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो यानी कि प्रतिमा लगवा रखी थी। तो मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार ने बनाई गई हो, और ऐसा लगता था कि इस मूर्ति को बहुत कम समय में बनाया गया हो। तो नेताजी की यह मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक ही थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। हालदार साहब जब भी इस मूर्ति को देखते, आते जाते जब वो चौराहे पर खड़े होते थे तब इस मूर्ति को देखते थे तो पता चलता था, तो उसको देखते थे तो दिल्ली चलो और मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो का नारा याद आता था। तो हालदार साहब को एक बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, लेकिन कहने का भाव है कि संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर किसी एक सचमुच का छोटा सा फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति पर पहनाया हुआ था। यानी जो संगमरमर से बनी हुई थी, उस संगमरमर के साथ उस रचनाकार ने उसके साथ नहीं बनाया था। संगमरमर के साथ उसके ऊपर कोई और चश्मा, फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ था। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे तो इस कस्बे को देखा और चौराहे पर पान वाली दुकान पर पान खाने लगे, और मूर्ति को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई, और मन ही मन में वाह क्या आइडिया है, क्या तरीका है। मूर्ति तो संगमरमर की और चश्मा रियल। तो हवलदार साहब को वहां से गुजरते समय लोगों को यह प्रयास बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चश्मा जो देखा तो बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो मूर्ति का चश्मा देख कर बदला हुआ देखा। तो पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा था, उसके स्थान पर गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया। इस पर हालदार साहब को आदत सी पड़ गई। जब भी वह 15 दिनों में आते तो कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना उसको आदत सी पड़ गई थी। फिर तीसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो मूर्ति का चश्मा फिर से भी बदला हुआ था, और वह प्रतिमा के चश्मे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा और विचार किया कि बहुत ही अच्छा है कि यदि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, उन्हें मन में विचार किया कि कपड़े नहीं बदले जा सकते तो क्या है कि हम चश्मा तो बदल सकते हैं। तो हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और चश्मा बदलने का कारण क्या है, चश्मे को बार बार कौन बदलता है, उसके मन में सवाल उठने लगे। तो फिर उन्होंने पान वाले के चौराहे पर जो पान वाली दुकान थी उसके ऊपर दुकान पर जाकर उसने पूछा कि मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। तब पान वाले से पूछा तो पान वाले ने पान मुंह के अंदर डूसा हुआ था, तो पान से मुंह
को थूकते हुए बोला और हंसा। कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। यदि मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह ग्राहक को चश्मा दे देता है और उस फ्रेम पर दूसरा और चश्मा लगा देता है। तो हवलदार साहब ने जब पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, उसने बताया कि मूर्ति वाला कलाकार चश्मा बनाना ही भूल गया था। तब हवलदार का अनुमान सही निकला, क्योंकि वह यह मूर्ति बनाने वाला असफल रहा होगा, चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। हवलदार साहब को मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई, यानी उनका मन अब तक शांत नहीं हुआ। उसने पान वाले से फिर से पूछा कि चश्मे वाला नेताजी का साथी, यानी चश्मे वाला नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। तो पान वाला हंसता हुआ बोला कि वह लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा। उसने मजाक किया, हंसी उड़ाई थी उसकी। तो वो देखो वो आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वे आ रहा था। उसने कहा कि वो देखो वो आ रहा है, उसका कहीं फोटो वोटो छपवा दो, यानी हंसते हुए उसका मजाक करते हुए कहा था कि उनका फोटो वाटो लगवा दो। यदि कि किसी देशभक्त की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। हवलदार साहब ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर चश्मा लगाए हुए था, यानी कैप्टन साहब थे वे। उसके एक हाथ में छोटी सी अटैची, यानी कि अटैची सूटकेस था, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। वह फेरी वाला जो होता है, फेरी लगाकर जो बेचता है, वह हर गांव में हर गली गली में फिरता है, वह फेरी वाला होता है। वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता था। हवलदार साहब पूछना तो चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, लेकिन यह जानने के लिए किसी को फुर्सत नहीं थी। लेकिन उसको जाना था, हवलदार साहब को कोई काम से जाना था, तो उसको कोई फुर्सत नहीं थी। फिर सोचेंगे, फिर पूछेंगे। तो उस दिन के बाद कई वर्षों तक हवलदार साहब आते जाते रहे। नेताजी की मूर्ति पर भिन्न प्रकार के चश्मे देखते रहे। तो बिना चश्मे के मूर्ति उन्होंने कभी दिखाई नहीं दी। तो कुछ समय पश्चात हवलदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उसने पान वाले से पूछा, क्योंकि हवलदार साहब को सोच हो गई थी कि आज चश्मा क्यों नहीं है। तो उसने पान वाले से जाकर पूछा कि आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। उसने पान वाले से पूछा और वह पान वाला दुखी स्वभाव में बोला कि कैप्टन मर चुका है, कैप्टन की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ और चले गए। कुछ समय पश्चात हवलदार साहब जब वहां से निकले तो उन्होंने प्रण किया था कि नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति को अब नहीं देखेंगे। परंतु चौराहे पर आने पर वे अपने आप को रोक नहीं सके, वे रुके नहीं और वहां से जाने का जो प्रण किया था वह वहां पर आकर रुक ही गए। वे अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर एक सरकंडे का चश्मा बनाकर पहना रखा था। तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां रुक गए। तो वह आकर देखा कि सरकंडे का चश्मा लगाया हुआ है। तब हवलदार साहब ने गाड़ी रुकाकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ अटेंशन में सीधा खड़े हो गए और सरकंडे से बना चश्मा देखकर भावुक हो गए
और आंखें भर आई। यह सोचा कि आज के बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है और बच्चे भी सुभाष चंद्र बोस को बिना चश्मे के नहीं देख सकते। जैसा तैसा बना करके, चाहे सरकंडे का ही हो, जैसा तैसा बना करके चश्मा लगा ही दिया। इसलिए देशभक्ति हर इंसान में होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेताजी का चश्मा उस पाठ के शब्द अर्थ देखिए। हालदार, हवलदार, कस्बा, छोटा सा नगर। ओपन एयर सिनेमा घर यानी बिना छत का सिनेमा घर। प्रतिमा, मूर्ति। प्रशासनिक, प्रशासन संबंधी। लागत, अनुमान, किसी वस्तु के बनाने में खर्च का अंदाजा। उपलब्ध, प्राप्त करना, उपयोग करना, आसान। बजट, खर्च करना। ऊहापोह यानी दुविधा, दुविधा में पड़ जाना। शासन विधि, शासन करने का समय। निर्णय, फैसला। मासूम, भोलापन। संगमरमर, सफेद पत्थर। सहायता, मदद करना। सराहनीय, प्रशंसा करना। प्रयास, कोशिश। कसर होना, कमी होना, कम पड़ जाना। खटकना, बुरा लगना। लक्षित करना, ध्यान दिया जाए या ध्यान करना। कौतुकभरी, हैरान कर देने वाली। आइडिया यानी विचार। निष्कर्ष, परिणाम। चौकोर, चार किनारों वाला। खुशमिजाज, प्रसन्न स्वभाव वाला। तोंद, पेट, बड़ा सा पेट, तोंद। तोंद जो आ जाए, बड़ा पेट वाला। खिड़की, हिली, हिला देना। बत्तीसी, खुले दांत, दांत दिखाना यानी कि बत्तीसी, दांते दांते खोलकर हंसना, दांत पाड़ना। दुर्गमनीय, जिसे दबाना कठिन हो। चेंज, बदलना। ग्राहक, ग्राहक। फ्रेम, चौगठ। बिठा दिया, लगा दिया। आहत, दुखी। असुविधा, परेशानी। फिट करना, लगा देना। दरकरार होना, इच्छा होना। ओरिजिनल, मूर्ति या असली। चकित, हैरान। पिक, पान का, पान की थूक। द्रवित, पिघलना, पिघलना। वाक्य, वाक्य सचमुच। विचित्र, अद्भुत। ख्याल, विचार। नतमस्तक, सिर झुकाना। भूतपूर्व, पुराना। अवाक, हैरान। फेरी लगाने, घूम घूम कर सामान बेचना। गली में से जो फिर फिर कर सामान बेचते हैं वो सामान बेचना। उदास, निराश होना या दुखी होना। चुकाकर, देकर। प्रफुल्लता, खुशी। होम, बलिदान करना। बिकने के मौके। अपना स्वार्थ पूरा करने का अवसर। हृदय स्थली, बीच का मुख्य स्थान। प्रतिष्ठापित, स्थापित करना। अटेंशन, सावधान की अवस्था में खड़ा होना। आंख भर जाना, आंसू बहना या आंसू आना। भावुक होना, कोमल भावनाओं से हृदय भर जाना। ये थे शब्द अर्थ। प्रश्न उत्तर अब आगे चलेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो क्यों कहते थे कि वह बार बार चश्मा बदलता था, उसको देशभक्ति की कुछ दिख रहा था उनमें, दो देशभक्ति है उसके अंदर, वो बिना चश्मे के नहीं देख रहा था सुभाष चंद्र बोस की फोटो को। तो वह देशभक्त सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी हो जाता था और नई चश्मा पहना देता था। इसलिए इस देशभक्ति की भावना देखकर उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया था।
हालदार साहब ने उसके मन में जो आया था उसने सम्मान दिया था। उसकी सेना का कैप्टन होने का सम्मान दिया था। भले ही लोगों ने उसका नाम किसी भी तरीके से रखा हो, किंतु सच्चाई यह थी कि वह इस नाम के योग्य ही था, क्योंकि वह एक महान देशभक्त मूर्ति की जो वह बार बार चश्मा बदल रहा था और सम्मान कर रहा था, उसी लक्षण से पता चलता था कि वह देशभक्त इंसान है, अच्छा इंसान है। तो उसके मन में जो भी मन की भावना हुई, उसने मन की सच्चाई को समझा और उस नाम के योग्य भी समझा था। प्रश्न 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी न रोकने के लिए मना क्यों किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों कहा? तो क्योंकि वे चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की फोटो थी, उसको बिना चश्मे के नहीं देख सकते थे। तो कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्हें नहीं लग रहा था कि कोई भी उसकी मूर्ति को चश्मा पहना सके, तभी वह उस जगह पर गाड़ी रोकने से मना किया था, चश्मा नहीं लगाया था। इसलिए हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना कर दिया था। उसको यह लग रहा था कि किसी ने भी इस मूर्ति को चश्मा नहीं पहनाया होगा, और गाड़ी रोकने के लिए इसलिए कहा था कि उसने सरकंडे की जो चश्मा देखी थी, तब उसने तुरंत उस गाड़ी को रोकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब के मन में जो आशा जगी थी, आज के बच्चे ही कल भविष्य का निर्माण करेंगे और देश का निर्माण करेंगे, देशभक्ति भी जगाएंगे, सहायक होंगे, सहायता करेंगे, इसी उम्मीद जगी थी। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे? हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा बना हुआ देखा तो वह भावुक हो उठे, और देश में अभी भी देशभक्ति जीवित है। वह भी सोचने लगे, मरी नहीं है। देशभक्तों का आदर करने वाले अभी भी इस देश में बसे हुए हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौके ढूंढती है। इस पंक्तियों में लेखक ने भविष्य की चिंता करते हुए कहा था, जिस कौम व देश के लोग अपने महान देशभक्तों को त्याग कर आदर सम्मान करने की बजाय उनकी हंसी उड़ाते हैं और अपना स्वार्थ पूरे करने की अवसर की ताक में रहते हैं, उस देश का क्या होगा? प्रश्न 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला सदा पान चबाता रहता था, उसके मुंह में सदा ही पान ठूसा रहता था। वह पान के कारण अच्छे से बोल भी नहीं सकता था। यदि कोई उससे बात करना चाहे तो पहले बार बार थूकता। उसकी बड़ी हुई तोंद घड़े के समान लगती थी। वह दूसरों की बातों में आनंद लेने वाला व्यक्ति था। दूसरों की हंसी उड़ाने में उसको बहुत मजा आता था। वह सदा स्वार्थ पर निगाह रखता था, यानी दूसरों का वो स्वार्थ देखता था। प्रश्न 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो उसने पान वाले ने मजाक उड़ाया था उसका। इस टिप्पणी पर पता चलता है कि उसके मन में
देशभक्तों व आदर करने वालों के प्रति जरा भी सम्मान की कोई भी भावना नहीं थी। उसने जो मजाक उड़ाया था उसके प्रति कहा गया है कि उसके मन में देशभक्तों व आदर करने वालों के लिए जरा भी सम्मान की भावना नहीं थी। उसे कैप्टन पर मजाक करने की बजाय उसका आदर करना चाहिए था, उसका अच्छे ढंग से परिचय देना चाहिए था। जो व्यक्ति नेताजी जैसी महान मूर्ति पर कोई कमी नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति ही शारीरिक कमियों की तरफ ध्यान न देकर अपनी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। यानी कि उनकी कमी के बारे में नहीं मजाक उड़ाना चाहिए था। जो कमी होती है वह आदमी अच्छा भी होता है, गुण देखने चाहिए, कमी नहीं देखनी चाहिए। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और कुछ क्षणों के लिए नेताजी को आदर भाव से देखते थे। उनमें देशभक्ति की भावना थी। वह देशभक्ति की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें देशभक्ति की भावना भी थी उनमें, तो वह निहारते रहते थे। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर भी कोई भावना थी। इस वाक्य से पता चलता है कि पान वाला एक संवेदनशील यानी कि दूसरों की भावना समझने वाला व्यक्ति था। भले ही उसने कैप्टन पर मजाक किया हो, लेकिन कैप्टन की मृत्यु का भी उसे बहुत दुख था। उसे कैप्टन की मृत्यु के बाद उसके जीवन का महत्व पता चला था। उसे अनुभव हुआ था कि वह महान देश प्रेमी भी था। उस पान वाले को बाद में एहसास हुआ था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, तो कैप्टन को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए बार बार चश्मा पहनाता था और देशभक्ति की भावना उजागर करता था, देशभक्ति की भावना जगाता था। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, यानी उसके मन में कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। उसके मन में क्या आया होगा? जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब वे सोचते थे कि कैप्टन अच्छे विचारों वाला इंसान है और उसके मन में कैप्टन के प्रति कोई भूतपूर्व सैनिक रहा होगा, यानी कि भूतपूर्व कोई सैनिक फौज में रहा होगा, या फिर सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी रहा होगा, या फिर सच्चा देशभक्त होगा। हालदार साहब के दिल और दिमाग में एक देशभक्त फौजी की तस्वीर अंकित थी, यानी कि देशभक्त फौजी, मन में देशभक्त फौजी ही अंकित यानी कि बसाए हुए थे मन में, दिमाग में। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है, यानी कि हर जगह पर ये लग रहे हैं, हो रहा है। इस तरह की मूर्ति लगाने से क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो महान मूर्ति लगाने से क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यह रहता है कि लोग
महान देशभक्तों के त्याग और देशभक्ति की भावना को हमेशा याद रखें। उनके त्याग जो वे मर चुके हैं उनके त्याग को और देशभक्ति की भावना को हमेशा याद रखें और आने वाले पीढ़ियों की भी महान देशभक्तों को परिचय मिल सके, आने वाले पीढ़ियों को महान देशभक्तियों की परिचय मिल सके, यानी वे भी जान सकें कि देशभक्त कैसे हैं, महान देशभक्त कैसे थे, किस तरह उन्होंने अपने देश पर जान न्यौछावर की थी। तो आने वाली पीढ़ियों को भी जानना चाहिए। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो हम अपने इलाके के चौराहे पर उस महान देशभक्त व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए जीवन बलिदान कर दिया, जान दांव पर खेलकर देश को बचाया और जान तक दे दी, तो जीवन बलिदान कर दिया हो, उसी व्यक्ति की लगाएंगे। उस व्यक्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो देशभक्त की मूर्ति के प्रति हमारा यह कर्तव्य है, तो देशभक्तों के लिए हमारा यही कर्तव्य है कि हम उसके रख रखाव का पूरा ध्यान दें, जो मूर्ति होती है उसका रख रखाव का पूरा ध्यान दें, साफ सफाई पर ध्यान दें और उसके प्रति सम्मान का भाव भी रखें, उसका सम्मान करें। आते जाते जब चौराहे पर या कोई स्थान पर देखें तो उसको सम्मान से देखें, देशभक्त की तरह देखें। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो हमारे जीवन जगत से जुड़े अनेक ऐसे कार्य हैं जिनसे किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट होता है। तो बिजली का उचित ढंग से प्रयोग ही बिजली बचत है। इससे बची हुई बिजली का प्रयोग हम कल कारखानों में भी हो सकता है, जिससे देश का विकास हो सकता है। इसी प्रकार पानी का प्रयोग अच्छे ढंग से करने से पानी की बचत भी होती है। पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। ऐसे कार्यों से हमारा देश प्रेम प्रकट होता है। जो भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, फैक्ट्रियों में हो या कोई उद्यान में हो या ईंधन में हो, यातायात में हो, हम बचत करेंगे तो हमारे देश प्रेमी ही कहलाएंगे, हमारे देश के लिए ही करेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया, समझो, उसको चौड़े चौगठ चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। यानी इनका मानक हिंदी में लिखना है। तो मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, तो कोई ग्राहक आ गया समझो, तो मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौगठ चाहिए तो उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, कैप्टन कहाँ से लाएगा, किधर से लाएगा, कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, इसलिए ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा दे दिया। उधर
दूसरा बिठा दिया, यानी उधर दूसरा बिठा दिया, मूर्ति पर दूसरा लगा दिया। यह मानक हिंदी में लिखिए तो हिंदी में लिख दिया, ऐसे समझने। भाई भाई क्या खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाने से भाषा रोचक, व्यवहारिक और प्रभावशाली बनती है। जब दूसरी भाषा के शब्द बहुत प्रचलित हो जाते हैं तो उसका प्रयोग अपनी भाषा में किया जाता है। वाक्य में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों के साथ प्रयोग से भाषा का रूप ही नया बन गया है। यहाँ खूब और आइडिया ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग से भाषा का रूप ही नया नहीं बना, बल्कि उसमें लचीलापन भी देखने को मिलता है। यहाँ खूब और आइडिया ऐसे शब्द हैं जो लचीलापन यानी कि एक भाव सा दिखाई देता है, अच्छा शब्द बन जाता है, लचीलापन सा आ जाता है। यह थे नेताजी का चश्मा के सभी प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।